प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गोपाल शर्मा अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, अर्थात अंकेक्षण का वर्गीकरण या अंकेक्षण के प्रकार। हम जानते हैं कि अंकेक्षण व्यापार की लेखा पुस्तकों का सत्यापन करने वाली एक महत्वपूर्ण कला है, जिसमें हम व्यवसाय के लेखों की जांच करते हैं। लेकिन अंकेक्षण कई प्रकार का होता है। अलग अलग प्रकार की संस्थाएं अलग अलग प्रकार का अंकेक्षण करवाती हैं, जिसके बारे में हम अलग अलग विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहला अंकेक्षण का प्रकार है अनिवार्य अंकेक्षण, जिसमें पहला है कंपनी अधिनियम के अनुसार अंकेक्षण। अर्थात कंपनी अधिनियम के अनुसार ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक कंपनी को अपना अंकेक्षण करना अनिवार्य है, चाहे उस कंपनी का आकार कुछ भी हो। इसलिए इसे अनिवार्य अंकेक्षण का नाम दिया जाता है। प्रन्यासों का अंकेक्षण अर्थात ट्रस्ट का अंकेक्षण, ट्रस्ट अधिनियम द्वारा भी अनिवार्य किया गया है कि प्रत्येक पंजीकृत ट्रस्ट को अपना अंकेक्षण करवाना होगा, इसलिए इसे भी हम अनिवार्य अंकेक्षण की श्रेणी में रखते हैं। और विभिन्न अधिनियमों के अनुसार अलग अलग संस्थाओं का अंकेक्षण, जिन संस्थाओं का गठन अलग अलग अधिनियमों के तहत किया जाता है, उन अधिनियमों में व्यवस्था की जाती है कि उन संस्थाओं को अपना अंकेक्षण अनिवार्य रूप से करवाना होगा, तो उन अंकेक्षणों को भी इसी श्रेणी में रखा जाता है। ये है अनिवार्य अंकेक्षण, अर्थात ऐसी संस्थाओं को, इस तीन तरह की संस्थाओं को अपना अंकेक्षण करवाना ही होगा। दूसरा होता है निजी अंकेक्षण, अर्थात जहां अधिनियम की कोई बाध्यता नहीं है, फिर भी संस्थाएं अंकेक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए, ऑडिटर की नॉलेज का फायदा उठाने के लिए ऑडिट करवाती है, उसे हम निजी अंकेक्षण कहते हैं, जिसमें एकल व्यापार, साझेदारी व्यापार या अन्य संस्थाओं का अंकेक्षण किया जा सकता है। प्रत्येक संस्था अपने आवश्यकता अनुसार ऑडिट करवा सकती है, लेकिन इसमें कानून की कोई बाध्यता नहीं होती है। तीसरा सरकारी अंकेक्षण, यानी कि जो सरकार के विभिन्न विभाग हैं, सरकार की जो विभिन्न कंपनियां हैं, उनका जो अंकेक्षण किया जाता है, उसको हम सरकारी अंकेक्षण का नाम देते हैं, जिसमें सभी प्रकार की सरकारें कवर होती हैं, चाहे वे केंद्रीय सरकार हो, राज्य सरकार हो या स्थानीय सरकार के खातों का अंकेक्षण किया जाता हो। ये सभी सरकारी अंकेक्षण के ही विभिन्न प्रकार हैं। चौथा है व्यवहारिक अंकेक्षण, प्रैक्टिकल ऑडिट। ये भी अलग अलग उद्देश्यों के लिए जो ऑडिट की जाती है, एक स्पेशल पर्पस के लिए जो अंकेक्षण किया जाता है, उसे हम व्यवहारिक अंकेक्षण का नाम देते हैं। ये एक विशेष उद्देश्य के अनुसार किया जाता है, जैसे कि लागत अंकेक्षण। जब हम यह जानना चाहते हैं कि किसी संस्था द्वारा जो लागत लेखे बनाए गए हैं, जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं, वह सही है या नहीं है, तो उसे हम लागत अंकेक्षण का नाम देते हैं। दूसरा है प्रबंध अंकेक्षण। जब प्रबंधक यह जानना चाहते हैं कि संस्था द्वारा जो सूचनाएं प्रस्तुत की गई हैं, जिनके आधार पर मैनेजमेंट कुछ निर्णय लेने वाला है, वो आंकड़े सही हैं या नहीं हैं, उनकी जांच करने के लिए जो कार्य किया जाता है, वो प्रबंध अंकेक्षण है। फाइनेंशियल ऑडिट, वित्तीय अंकेक्षण। जब वित्तीय लेखों की सामान्य जांच की जाती है, अर्थात ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट वगैरह की, बैलेंस शीट की, तो उसे हम वित्तीय अंकेक्षण कहते हैं। कैश ऑडिट, जब संस्था में रोकड़ में गड़बड़ पाई जाती है, तो उस समय कैश का विशेष रूप से ऑडिट किया जाता है, जिसमें नगद व्यवहारों की गहन जांच की जाती है, जिसे हम रोकड़ अंकेक्षण कहते हैं। स्थिति विवरण अंकेक्षण, बैलेंस शीट ऑडिट। जब कंपनी यह जानना चाहती है कि हमारी बैलेंस शीट में जो संपत्तियां और दायित्व दिखाए गए हैं, वो सही हैं या नहीं हैं, उसे हम बैलेंस शीट ऑडिट कहते हैं। इंटरनल ऑडिट, जब संस्था के आंतरिक कर्मचारियों द्वारा ही अंकेक्षण का कार्य किया जाता है, उसे हम आंतरिक अंकेक्षण कहते हैं। सामान्य रूप से जो वैधानिक अंकेक्षण होता है, उसमें बाहर से एक व्यक्ति आकर, बाहर से ऑडिटर आकर संस्था के लेखों की जांच करता है, उसे हम वैधानिक अंकेक्षण कहते हैं। लेकिन जब संस्था के कर्मचारी स्वयं संस्था के लेखों की जांच करते हैं, उसे हम आंतरिक अंकेक्षण कहते हैं। इसके बारे में आगे हमारा डिटेल में एक चैप्टर और आएगा, उसमें हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। निष्पत्ति अंकेक्षण, परफॉर्मेंस ऑडिट। इसमें जब हम यह जानना चाहते हैं कि संस्था द्वारा किए गए व्ययों से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया गया या नहीं किया गया, उसे हम निष्पत्ति अंकेक्षण कहते हैं। इसी प्रकार कुछ विशेष प्रकार की और ऑडिट है। प्रोप्राइटी ऑडिट, वांछनीयता अंकेक्षण। जब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि संस्था द्वारा जो खर्चे किए गए हैं, क्या उन खर्चों को करना आवश्यक था, क्या उन खर्चों को करना वांछनीय था या नहीं था,
जिसे हम वांछनीयता अंकेक्षण कहते हैं। एफिशिएंसी ऑडिट, कुशलता अंकेक्षण, इस संस्था द्वारा जो खर्चे किए गए हैं, जो कार्य किए गए हैं, वो खर्चे कुशलतापूर्वक किए गए हैं, कहीं उनमें किसी प्रकार का अपव्यय तो नहीं हो रहा है, यह जानने के उद्देश्य से जो ऑडिट की जाती है उसे हम कुशलता अंकेक्षण कहते हैं। मानव संसाधन लेखांकन अंकेक्षण, जिसमें हम संस्था के द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों का अंकेक्षण करते हैं, अर्थात कर्मचारी सही प्रकार से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सामाजिक अंकेक्षण, जिसमें संस्था का समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व है, क्या संस्था ने उस उत्तरदायित्व का निर्वहन सही ढंग से किया या नहीं किया, इसकी जांच करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है। तो यह हमारा उद्देश्यों के अनुसार विशेष अंकेक्षण था। फिर प्रकृति के दृष्टिकोण से देखें तो पूर्ण अंकेक्षण, जब पूरी संस्था के पूरे वर्ष के लेखों की जांच एक साथ की जाती है तो उसे हम पूर्ण अंकेक्षण कहते हैं। जबकि आंशिक अंकेक्षण में हम केवल कुछ हिस्से की जांच करते हैं, पूरी साल की या पूरी संस्था की जांच नहीं करते, उसे हम पार्शियल ऑडिट या आंशिक अंकेक्षण कहते हैं। एक होता है चालू अंकेक्षण, जिसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। यह अंकेक्षण पूरे वर्ष भर चलता रहता है, इसलिए इसको चालू अंकेक्षण कहा जाता है। इंट्रीम अंकेक्षण, इंट्रीम ऑडिट, अर्थात इसमें पूरे वर्ष भर ऑडिट का कार्य नहीं चलता, बल्कि वर्ष में एक बार या दो बार ऑडिट का कार्य किया जाता है, जिसे हम इंट्रीम ऑडिट कहते हैं। पीरियडिकल ऑडिट, इसमें एक निश्चित समय अंतरालों पर मासिक आधार पर या त्रैमासिक आधार पर ऑडिट का कार्य किया जाता है, उसे हम पीरियडिकल ऑडिट कहते हैं। तो ये अंतरिम और सामयिक अंकेक्षण लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो ये इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के अंकेक्षण थे जो हमें ध्यान रखने हैं। इसमें हम डिटेल चर्चा करेंगे चालू अंकेक्षण के बारे में। सामान्यतः जो संस्थाएं बड़ी आकार की होती हैं उन संस्थाओं में चालू अंकेक्षण को अपनाया जाता है। चालू अंकेक्षण में पूरे वर्ष भर हम जांच करते रहते हैं। तो ये किन संस्थाओं में उपयुक्त रहता है? पहला ध्यान रखना है कि जिन संस्थाओं में वर्ष भर अकाउंटिंग का कार्य चलता रहता है और वर्ष के अंत में अगर उनकी विस्तृत जांच करना संभव नहीं हो पाता है तो हम उसका चालू अंकेक्षण करते हैं, अर्थात समय समय पर लगातार ट्रांजैक्शन होते रहते हैं और उनकी जांच करते रहते हैं। और ऐसे व्यवसाय जिसमें वर्ष खत्म होते ही हमें तुरंत अंतिम खातों की आवश्यकता हो, जैसे बैंक वगैरह, तो ऐसी संस्थाओं में भी ऑडिट का कार्य लगातार चलता रहता है जब व्यवहारों की मात्रा अधिक हो और उनमें जांच करनी तुरंत आवश्यक हो। चौथी बात, जहां आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली नहीं है या वह संतोषप्रद नहीं है, वहां भी हमें कंटिन्यूस ऑडिट करनी पड़ती है। आंतरिक निरीक्षण क्या है यह हम आगे देखेंगे। इंटरनल चेक में व्यवहारों की जांच समय समय पर की जाती है। पांचवी बात, जिन संस्थाओं में बिक्री अधिक होती है वहां पर व्यवहारों की जांच साथ साथ करनी होती है, जहां लेखों की गहन जांच करना आवश्यक होता है। और जिन संस्थाओं में अवधि के अनुसार खाते बनाए जाते हैं, जहां वर्ष के मध्य में भी खाते बनाए जाते हैं, वहां चालू अंकेक्षण को अपनाया जाता है। इससे कुछ मुख्य लाभ होते हैं। पहला, इससे व्यवहारों की लेखों की विस्तृत और गहन जांच संभव होती है, क्योंकि कार्य पूरे वर्ष भर चलता रहता है। अशुद्धियों और कपटों का तुरंत पता लग जाता है, जिससे कि कर्मचारियों के पर अनुकूल नैतिक दबाव पड़ता है। कर्मचारी सावधानी से अपना कार्य करते हैं। कर्मचारियों की कार्यकुशलता भी बढ़ती है, क्योंकि साथ साथ जांच हो जाती है, जिससे कर्मचारियों को उचित सलाह भी दी जा सकती है। और अंतिम खाते भी जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि अंकेक्षण का कार्य वर्ष के अंत में तुरंत पूरा हो जाता है, क्योंकि साथ साथ सारा कार्य चलता रहता है। अंतरिम खाते बनाने में भी सहायक होता है। यदि वर्ष के मध्य में कुछ खाते बनाने हो तो वो भी हम जल्दी बना सकते हैं। अंतरिम लाभांश की घोषणा भी संभव हो सकती है, क्योंकि हमने अंतरिम खाते बना रखे हैं, क्योंकि सारी जांच हमारी कंप्लीट हो चुकी होती है। तकनीकी तथ्यों की जानकारी भी मिल जाती है, क्योंकि ऑडिटर व्यवसाय के कर्मचारियों के संपर्क में रहता है, उनको जानकारी देता रहता है, तकनीकी तथ्य पूर्ण रूप से उनको बताता रहता है और ऑडिटर पूरा सलाह भी देता रहता है फर्म को। तो ये सब हमारे चालू अंकेक्षण के फायदे हैं, लेकिन इसकी कुछ हानियां भी हैं। एक तो ये है कि ये अत्यधिक खर्चीली प्रणाली है, क्योंकि इसमें समय का और धन का दोनों लगते हैं, इसलिए छोटे व्यापारियों के लिए यह प्रणाली उपयुक्त नहीं है। कार्यालयीन कार्यों में बाधा भी पड़ती है, क्योंकि ऑडिटर बार बार संस्था में आता है, ऑफिस में आता है, कर्मचारियों से बार बार सूचनाएं मांगता है, तो वो अपने ऑफिस के कार्यों में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है और ऑडिट का कार्य एक यंत्रवत होने लग जाता है, क्योंकि ऑडिटर का स्टाफ नियमित रूप से आता है
और कार्य के प्रति रुझान अगर कम हो जाए तो इससे कुशलता पर विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। अंकेक्षण के बाद समअंकों में परिवर्तन करने का डर भी रहता है, क्योंकि ऑडिटर के जाने के बाद कर्मचारी यदि उनमें कोई परिवर्तन कर देंगे तो ऑडिटर इसका पता नहीं लगा पाएगा। जांच का क्रम टूटने का डर भी रहता है, क्योंकि ऑडिटर का स्टाफ बीच बीच में आता है, हो सकता है कि बीच में कोई भाग अंकेक्षण से छूट जाए। छठी नुकसान यह रहता है कि संस्था के कर्मचारियों का अंकेक्षण के कर्मचारियों से घनिष्ठता बढ़ जाती है, क्योंकि वो नियमित रूप से जब जांच कार्य करने आते हैं तो उनमें घनिष्ठता बढ़ेगी, जिसके कारण से छल कपट होने की, गबन की, दोनों पक्षों द्वारा मिलकर छुपाने की संभावना बढ़ जाती है और कार्य में भी काफ़ी शिथिलता आ जाती है, क्योंकि ऑडिटर के स्टाफ को भी पता है कि कार्य वर्ष पर्यंत करेंगे, हम इसको भी बाद में जांच कर लेंगे, तो इससे कार्य में लापरवाही का भाव आ जाता है। लेकिन फिर भी जो संस्थाएं बड़ी हैं उन संस्थाओं के लिए चालू अंकेक्षण काफ़ी उपयोगी है। हाँ, छोटी संस्थाओं के लिए चालू अंकेक्षण उतना उपयोगी नहीं हो पाता है। तो ये हमारे विभिन्न प्रकार के अंकेक्षण थे जिनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।